कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, जगदीश जागीर। हिंदुस्तान के कांग्रेस के नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, नौजवानों के मसीहा आदरणीय राहुल गांधी जी का मैं सादुल शहर की तरह पे पधारने आप सब की तरफ से, सादुल शहर की महान जनता की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। इनके साथ आए हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानित अशोक गहलोत जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और हमारे नेता आदरणीय सचिन पायलट जी, मंच पर उपस्थित हमारे आईसीसी के सचिव सम्मानित काजी निजामुद्दीन साहब, उपस्थित सभी सम्मानित दोस्तों और सम्मानित मंच, आप सबकी तरफ से मैं माननीय राहुल गांधी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाह रहा हूं। राहुल जी, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि नेहरू परिवार का, नेहरू खानदान का पहला व्यक्ति मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का भी आप सबकी तरफ से सादुल शहर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। राहुल जी, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि सादुल शहर जो है हिंदुस्तान के कोने का गांव है और आपने मुझे तीसरी दफा कांग्रेस का प्रत्याशी यहां से बनाया। राहुल जी, मैं एक मजदूर का बेटा हूं, कारपेंटर का बेटा हूं, लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में कार्य किया और आपने आशीर्वाद दिया। सादुल शहर की महान जनता ने मुझे विधायक बनाया और आज फिर आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए हमारे आए। राहुल जी, एक बात कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि सादुल शहर की जनता की तरफ से आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, तमाम कांग्रेस के साथियों की तरफ से, कि निश्चित तौर पे सादुल शहर में कांग्रेस की सीट जीतेगी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी 70 साल के बाद 200 करोड़ के खाड़े आपने भाखड़ा और 100 करोड़ के खाड़े कनाड़ में दिए। इस लंबी फेज के बाद किसानों के लंबे समय तक की जो समस्या का समाधान कर सके, और मैं आपसे यह धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि नरमा कपास की फसल के खिलाफ के बाद 1125 करोड़ का आपने अनुदान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पुनः स्वागत। जय हिंद। अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सचिन जी पायलट साहब को कि सचिन जी पायलट मंच पर आए और अपना उद्बोधन दें। हम सभी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत साहब, डोटासरा जी, हमारे विधायक जहांगीर साहब, मंच पर नेतागण, दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, हमें आने में थोड़ी देर हुई, उसकी क्षमा चाहते हैं, लेकिन सुबह से राहुल जी दौरे पर निकले हैं और जहां जहां हम लोग गए हैं वहां हजारों लाखों की तादाद में लोग आए हैं और हमको आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में 25 तारीख को कांग्रेस का बटन दबाकर भारी बहुमत से पूरे प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी के बनाने जा रहे हैं। मैं जानता हूं ये सीमावर्ती इलाका है, यहाँ बहुत चुनौतियां रहती हैं, लेकिन मैं इतना भी जानता हूं कि भाजपा और कांग्रेस में जब तुलना करोगे तो कांग्रेस बहुत आगे है। किसानों की, नौजवानों की, फौजियों की, बुजुर्गों की, महिलाओं की, सबकी समस्याओं का समाधान करने का अगर किसी के पास मानस है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी पे है। राहुल गांधी जी ने जिस जोश के साथ आज सभी कार्यकर्ताओं में एक आत्मविश्वास भरा है, उसे देखकर मैं पक्के वादे से कर सकता हूं कि 3 तारीख को जब पेटियां खुलेंगी तो प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी। भाजपा और कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में सभी जगह कांग्रेस की आंधी आ रही है। आज यहां पर आकर राहुल जी ने संदेश दिया है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है, मजबूत है और आने वाले 5 सालों में पूरी तत्परता से आप लोगों की हम लोग सेवा करेंगे। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन, 25 तारीख को जब मतदान होगा हाथ का बटन दबाएं और कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत देकर जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा से निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। राम राम साहब। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब,
हमारे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सचिन पायलट जी, आपके लोकप्रिय विधायक जगदीश चंद्र जांगीड़ जी, सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में शानदार काम किया है। जगदीश जांगीड़ जी ने बहुत शानदार काम किया है। कोरोना मैनेजमेंट हो, चाहे 10 गारंटियां हो, चाहे 7 गारंटी आगे आने वाली सरकार के लिए दिए हों, एक से बढ़कर के एक योजना 36 कौमों के लिए गरीब को गणेश मान करके सेवा की है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते आया हूं कि काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से काम किया दिल से। अब मैं 25 तारीख को आप सब लोग, मैं निवेदन करूंगा जगदीश जांगीड़ जी को, अंकुर मिगलानी जी को, सोहन नायक जी को, सभी कांग्रेस के प्रत्याशियों को 25 तारीख को कांग्रेस के हाथ के बटन के सामने, नीले बटन के ऊपर हाथ दबा करके, अंगुली दबा करके कांग्रेस की सरकार को बनाइए, कांग्रेस को प्रत्याशियों को जिताइए। 10 गारंटी चालू रहेंगी, 7 गारंटी जो है वो लागू होंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी का शासन गलती से आ गया तो न 10 गारंटी रहेंगी, न 7 गारंटी रहेंगी, केवल एक गारंटी रहेगी कि मोदी का भला होगा, राजस्थान का और आम आदमी का भला नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मचा हुआ आकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। शांति को बचाने, अशांति को मिटाने इस सिंह की जरूरत है। राजस्थान को कल भी अशोक गहलोत की जरूरत थी, आज भी अशोक गहलोत की जरूरत है। माननीय सीएम साहब, राहुल गांधी जी, डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, कारी नियामुद्दीन जी, आपके लोकप्रिय उम्मीदवार जगदीश जांगीड़ जी, हमारे प्रत्याशी गंगानगर के अंकुर मंगलानी जी, जहूर रहमान जी और शेर सिंह जी, पूर्व सांसद, और देवेंद्र सिंह जी, और तमाम हमारे उपस्थित भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, अभी राहुल जी को बोलना है। मौसम खराब हो गया, इसके कारण से प्रोग्राम सब डिस्टर्ब हो गए हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि काम की कोई कमी नहीं रही है, और राहुल जी ने खड़गे साहब ने कह रखा है, वादा करो मत, कर दो निभाओ। उसी थीम के आधार पर सरकार चल रही है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, प्यार मोहब्बत भाईचारा हो, ये राहुल जी की सोच है। इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा आपको, राजस्थान ने इतिहास बना दिया है। इस बार इतनी अच्छी स्कीमें दी है, इतने अच्छे कानून पास किए हैं, पहली बार राजस्थान देश के अन्य राज्यों में चर्चा में आ गया है। इस बात का हम सबको गर्व होना चाहिए। और आपके यहाँ पे भी इंदुमल कोर्ट में आपके एमएलए साहब ने कोई कमी नहीं रखी काम करवाने के अंदर। इंदुमल कोर्ट और लालगढ़ जाटान में कॉलेज खोल दी, चूनागढ़ में गर्ल्स कॉलेज खोली गई, सादुल सर गर्ल्स कॉलेज पीजी लेवल पर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पंजाबी सब्जेक्ट खोले गए। सादुल सर में ITI खोला गया। सादुल सर में CHC को उपजिला अस्पताल, मिर्जावाला 17 जेड को CSC, मोहनपुरा उमरगढ़ को छापावाली, संगतपुरा मन्नीवाली में PHC खोली गई। सादुल सर में जिला परिवहन कार्यालय, सिविल एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, अपर जिला में सेशन कोर्ट खोले गए। लालगढ़ जाटान को नगर पालिका बनाया गया। सादुल सर बस डिपो के लिए जमीन और स्टेडियम बन रहा है। लालगढ़ जाटान में नई स्वतंत्र मंडी। सादुल सर में पक्के खालों का निर्माण तो हो चुका है। 11,700 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्माण पूरा हुआ है। और अभी मुझे जगदीश जी ने कहा कि बचे हुए खाले जो हैं वो भी मैं कहना चाहूँगा, सरकार आ जाएगी तो बचे हुए खाले भी और खेतों में खाले भी बनाए जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। और टाटा इंस्टीट्यूट से बातचीत चल रही है। टाटा इंस्टीट्यूट जानते हो कि फेमस है, कैंसर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पंजाब से भी और आपके क्षेत्र में भी। तो कैंसर का अलग से हॉस्पिटल कैसे बने इस क्षेत्र में, उसका में ध्यान रखा जाएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और यही बात करता हुआ मैं आपसे अपील करूँगा कि आपके जो उम्मीदवार है जगदीश जांगीड़ जी आपके यहाँ से हैं, सोहन नायक जी है राजनगर से, अंकुर मिगलानी जी है गंगानगर से, डूगराम गैदर जी है सूरतगढ़ से, शिमला देवी नायक है अनूपगढ़ से। कृपा करके आप पांचों को कामयाब करें
आप देखेंगे जो स्कीम हमने दी है, गारंटी दे दी गई है, महंगाई राशियों में 7 गारंटी और घोषणा की गई है। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप जिताएंगे तो तमाम गारंटियां मजबूत करेंगे, लागू करेंगे। जो गारंटी मिल गई आपको उसको और मजबूत करेंगे। ये मैं कह सकता हूं आपको। ये बात कहता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं हमारे महबूब नेता श्री राहुल जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना उद्बोधन दें। राहुल गांधी। अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। इतना जोश है आप में, बहुत अच्छा लगा यहां आकर। आपको याद होगा कुछ साल पहले कोविड आया, सबके घर में कोई ना कोई बीमार हुआ। देश में लाखों लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाइयां नहीं थी, लाशों के ढेर पड़े हुए थे। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा, भाइयों और बहनों, थाली बजाओ। पहले कहा थाली बजाओ, उसके बाद जैसे आपके मोबाइल फोन की लाइट ऑन है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा लाइट ऑन करो मोबाइल फोन की। गुजरात में हमने पता लगाया, तकरीबन 3-3.5 लाख लोग कोविड के कारण मर गए। वो दिल्ली में नरेंद्र मोदी थाली बजवा रहे थे, लाइट लगवा रहे थे। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भीलवाड़ा मॉडल लाए, बीमार लोगों को घर में भोजन दिलवाया, फूड पैकेट दिलवाए। यूथ कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल के ढूंढ के निकाल के लाए। राजस्थान के अस्पतालों में कोविड के मरीजों की रक्षा हुई, सही दवाई मिली। यह फर्क है, हम काम कर जाते हैं, उनके सिर्फ खोखले शब्द हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे वायदा किया था 15 लाख रुपए का बैंक अकाउंट में देने का, मिल गया? नहीं मिला ना? आपको और मिलेगा भी नहीं कभी। मगर भाइयों और बहनों, 14.5 लाख करोड़ रुपए, 14.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के अरबपतियों का कर्जा माफ किया। आपको 15 लाख रुपए नहीं दिए, उनको 14.5 लाख करोड़ रुपए उठा के दे दिए। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी के भाषण में, पहले जहां भी वो जाते थे कहते थे मैं ओबीसी वर्ग का हूं। याद है? याद है? नरेंद्र मोदी ओबीसी है, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। कुछ दिन पहले भाषण दिया, भाषण में कहते हैं भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब।
अच्छा, जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आप बन गए ओबीसी, और जब ओबीसी की जाति जनगणना करवाने की बात आई तो हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, गरीब। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में आपके मुताबिक कितने ओबीसी हैं? क्या आबादी होगी ओबीसी की हिंदुस्तान में? कितनी होगी? कम से कम 50%। कोई नहीं जानता इस देश में पिछड़े लोग कितने हैं, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं मालूम। कोई कहता है 50%, कोई कहता है 52%, कोई कहता है 55%, किसी को नहीं मालूम। आप कहोगे तो क्या हुआ? अगर पिछड़ों को अपनी आबादी नहीं मालूम तो क्या? इसमें क्या बड़ी बात है? मैं आपको बताता हूं। देश को एमएलए और एमपी नहीं चलाते। किसी भी बच्चे से पूछ लो, 10 साल के बच्चे से पूछो क्या करना चाहते हो, आपको बताएगा आईएएस में जाना चाहता हूं। बताएगा नहीं बताएगा? सारे में भारत जोड़ो यात्रा में मैं चला कन्याकुमारी से कश्मीर, बच्चों से पूछो क्या करना चाहते हो, कहते आईएएस, आईएएस में जाना चाहता हूं। कहो क्यों? बच्चे कहते देश को तो वो चलाते हैं। एमएलए 5 साल के लिए चुना जाता है, एमएलए बदल जाते हैं, आईएएस ऑफिसर कभी नहीं बदलता। एक बार आईएएस ऑफिसर बन गया, मानो बन गया, खत्म हो गया काम। देश को आईएएस ऑफिसर चलाते हैं। हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग बांटते हैं। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 90 लोग हिंदुस्तान का हर रुपया बांटते हैं। स्वास्थ्य में कितना जाएगा, राजस्थान कितना आएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, आर्मी को कितना मिलेगा, वायुसेना को कितना जाएगा, सारे के सारे निर्णय 90 लोग लेते हैं। मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, मोदी जी आप कहते हो ओबीसी की सरकार है, 90 में से ओबीसी कितने? आबादी 50%, 90 में से 45 होने चाहिए। अगर आबादी 50 है, पता नहीं ज्यादा भी हो सकती है। भाइयों और बहनों, सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि 90 में से 3 ओबीसी वर्ग के। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो 5 रुपए का निर्णय पिछड़े ऑफिसर लेते हैं। दलित कितने? दलित भी 90 में से 3। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए का निर्णय लेती है तो दलित 1 रुपया का निर्णय लेता है। आबादी 50%, भागीदारी 5% ओबीसी की। आबादी तकरीबन 15%, भागीदारी 1%। और सुनिए, आदिवासी वर्ग, हिंदुस्तान का बजट 100 रुपए का,
आदिवासी वर्ग 10 पैसे का निर्णय लेता है। कहां है भागीदारी ओबीसी की? कहां है भागीदारी दलित की? कहां है भागीदारी आदिवासी की? यह सवाल मैंने नरेंद्र मोदी के सामने पार्लियामेंट हाउस में पूछा। अब नरेंद्र मोदी नहीं चाहते और बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि देश के पिछड़े लोगों को पता लग जाए उनकी आबादी कितनी। क्यों? अगर जाति जनगणना में आ गया कि पिछड़ों की आबादी 50% है, तो फिर भागीदारी 1% 5% की कैसे रहेगी? फिर भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए मेरे भाषण के एकदम बाद, पार्लियामेंट हाउस में भाषण देने के एकदम बाद, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान में जात नहीं है, सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। नरेंद्र मोदी जी, आप 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हो, 12,000 करोड़ का आपका हवाई जहाज है, हर रोज नया कपड़ा पहनते हो, ओबीसी शब्द का आपने प्रयोग किया, मगर जब देश के ओबीसी को जरूरत पड़ी, उनको तब उनकी सच्ची शक्ति दिखाने का टाइम आया, तो आप कहते हो देश में ओबीसी है ही नहीं, देश में दलित है ही नहीं, देश में आदिवासी है ही नहीं, देश में जनरल कास्ट का गरीब है ही नहीं। एक और बात समझिए, हम हर स्टेट में किसान का कर्जा माफ करते हैं, हर स्टेट में। यहां पे किसान का कर्जा माफ हुआ, 50% ओबीसी वर्ग है। मतलब जितना पैसा हमने किसानों का कर्जा माफ किया, उसका आधा पैसा ओबीसी वर्ग को मिला। यहां पे 25 लाख रुपए स्वास्थ्य में हम आम जनता को देते हैं। राजस्थान एक प्रदेश है जहां स्वास्थ्य का अधिकार है। कैंसर हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, वाल्व बदलना हो, स्टेंट लगानी हो, घुटना बदलना हो, रिप्लेस करना हो, एक पैसा नहीं देते आप लोग। मैं तो गहलोत जी से पिछली मीटिंग में कहा 25 लाख रुपए गहलोत जी कम है, इसको बढ़ाइए थोड़ा। अब ये जो 25 लाख जाता है, 50% ये ओबीसी के जेब में जाता है। 50% आबादी है, 50% पिछड़ों के जेब में जाता है। गैस सिलेंडर हम गरीबों को देते हैं, 500 रुपए का गैस सिलेंडर, 50% पिछड़ों को फायदा होता है, दलितों को होता है, आदिवासियों को होता है, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को होता है। अंग्रेजी स्कूल खोलते हैं, 50% पिछड़ों को फायदा होता है। मगर जब नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, अरबपतियों का माफ किया, उसमें से पिछड़े कितने थे? दलित कितने थे? आदिवासी कितने थे? गरीब जनरल कास्ट के कितने थे? एक भी नहीं, एक भी नहीं था। मैं उनकी योजना के बारे में बताता हूं आपको। स्वास्थ्य बीमा योजना, नरेंद्र मोदी उसके बारे में बोलते रहते हैं। मैं आज स्वास्थ्य बीमा योजना आपको समझा देता हूं। पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। कौन देते हैं? गरीब जनरल कास्ट के लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े,
पेट्रोल खरीदो जीएसटी, खाद खरीदो जीएसटी, पेस्टिसाइड खरीदो जीएसटी, बिजली का बिल अदानी जी को जाता है, शर्ट खरीदो जीएसटी। जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी अदानी देता है। अगर हिंदुस्तान का गरीब व्यक्ति शर्ट खरीदता है और उसी शर्ट को अदानी खरीदता है, दोनों उतनी ही जीएसटी देते हैं। अगर हिंदुस्तान का गरीब किसान 1 लीटर पेट्रोल खरीदता है, अदानी 1 लीटर पेट्रोल खरीदता है, दोनों एक जैसी जीएसटी देते हैं। अगर ढाबे में अदानी खाए और गरीब व्यक्ति खाए, दोनों उतनी ही जीएसटी देंगे। तो जीएसटी का पैसा आप देते हो। नरेंद्र मोदी जी लाए फसल बीमा योजना, 20,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए, जीएसटी का पैसा आपका पैसा। 10,000 करोड़ रुपए स्टेट ने दिए, जीएसटी का पैसा आपका पैसा। 5,000 करोड़ रुपए किसान ने अपने जेब से दिए, 35,000 करोड़ रुपए। 35,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 16 कंपनियों को दिया सीधा। उनमें ना एक ओबीसी है, ना एक गरीब जनरल कास्ट का है, ना एक दलित, ना एक आदिवासी। 35 करोड़ रुपए 16 कंपनियों को दे दिए। लाखों रुपए की उनकी सैलरी, करोड़ों रुपए की सैलरी। और जब किसान को जरूरत पड़ती है, तूफान आता है, उसका नुकसान होता है, ओला गिरता है, किसान ईमेल लिखता है, फोन लगाता है, भैया हमारा नुकसान हो गया, हमारा बीमा का पैसा है, दे दो। किसान का पैसा, जीएसटी का पैसा, कंपनी कहती है भैया नहीं मिलेगा आपको, आपका तो नुकसान ही नहीं हुआ। यह है नरेंद्र मोदी की योजना। और यह सिर्फ फसल बीमा योजना नहीं है, इनकी सब योजनाएं ऐसी हैं। जीएसटी से आपका पैसा किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, अदानी को मिलता है, किसान को, मजदूर को, गरीबों को 1 रुपया नहीं मिलता। 5 साल पहले गहलोत जी से मैंने साफ कह दिया था, गहलोत जी जितना पैसा बीजेपी की सरकार ने अदानी जैसे लोगों को दिया है, उतना पैसा आप राजस्थान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालिए। और मैं बता रहा हूं अभी हमने शुरू किया है, अभी आपने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा आपने। मैं बता रहा हूं जितने पैसे इसने अदानी को दिए हैं, उतने पैसे मैं हिंदुस्तान के गरीब के हाथ में डालूंगा। एक पैसा नहीं छोड़ूंगा। और आप जानते हो मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, झूठे वायदे नहीं करता हूं। एक बार बोल दिया तो करके दिखाता हूं। कांग्रेस ने इस चुनाव में 7 गारंटी दी हैं। आप देखिए, इसमें से अरबपतियों को हमने क्या दिया, बता दो मुझे। राजस्थान की हर महिला, हर परिवार की एक महिला को राजस्थान की सरकार हर साल बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए डाल के देगी। गरीबों को गैस सिलेंडर 500 रुपए का अदानी जी 1400 रुपए का देते हैं, उसमें से 700 रुपए कहां जाते हैं आप जानते हो, किसकी जेब में जानते हो आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। शिक्षा में अंग्रेजी स्कूल का हमने जाल बिछा दिया। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में
राजस्थान के सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। फायदा 50% पिछड़ों को। आप बीजेपी के किसी नेता से पूछ लो, आपको बताएंगे भैया हिंदी सीखो, अंग्रेजी मत सीखो। सिर हिला रहे हैं आप, सही बोला ना? हिंदी सीखो, अंग्रेजी मत सीखो। अरे क्यों ना सीखे? किसान का बेटा अंग्रेजी क्यों ना सीखे? मजदूर का बेटा अंग्रेजी क्यों ना सीखे? क्योंकि वो चाहते हैं कि किसान का बेटा सबसे अच्छी नौकरियां ना ले जाए। वो कॉल सेंटर में काम करना चाहते हैं, अपने बेटे को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, स्टार्टअप करवाना चाहते हैं। उनके बच्चे कॉल सेंटर में काम करें, उनके बच्चे अमेरिका में जाके बिजनेस खोलें, और किसान के बच्चे, मजदूर के बेटे बेटियां मजदूरी ही करते रहे। नहीं, हम चाहते हैं कि बड़ा से बड़ा सपना किसान का बेटा देखे, मजदूर का बेटा देखे, छोटे दुकानदार का बेटा देखे, अंग्रेजी पढ़े। एक ऐसा दिन आए जब मजदूर का बेटा अमेरिका में जाके बिजनेस खोले, अमेरिका की कंपनी में जाके काम करे, करोड़ों रुपए की सैलरी पाए। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं। ये दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें। एक तरफ किसान मजदूर खून पसीना दें अपना, दूसरी तरफ 5-10 उद्योगपति हवाई जहाज में उड़े, लाखों रुपए हर रोज खर्च करें। ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें। यह मैं आपसे कहना चाह रहा था। राजस्थान में गरीबों की सरकार बनाइए। जो भी हम योजना लाए हैं, स्वास्थ्य की योजना हो, महिलाओं को पैसे देने की योजना हो, यह सारी की सारी योजना बीजेपी बंद कर देगी। हम आपके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लाए, बीजेपी ने रद्द कर दिया। आप आए हमारे पास, सरकारी ऑफिसर आए, आपने कहा देखिए हमें तो अपना ओल्ड पेंशन स्कीम अच्छा लगता है। आपकी आवाज सुनी और आपको पुराना पेंशन स्कीम हमने वापस दिया, राजस्थान में दिया। आप याद रखिए, बीजेपी की सरकार आएगी तो आपका ओल्ड पेंशन स्कीम हवा में उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। हम गरीबों की सरकार चलाते हैं। और मैंने आपसे कहा अभी शुरुआत है, राजस्थान पहला कदम है। दिल्ली की सरकार आएगी तो फिर देखना गरीबों के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करती है। ये जो जाति जनगणना है, मैंने मन बना लिया है। राजस्थान की सरकार आएगी, कास्ट सर्वे यहां पे हो जाएगा, पूरा होगा, और पिछड़ों को हम बता देंगे आपकी इतनी आबादी, आपकी इतनी भागीदारी। और देश में सरकार आएगी, पूरे देश में जाति जनगणना होगा, कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी कुछ भी बोले, एक जात है, गरीब जात है, वो बोले, जब वो बोले वो जाने। हम जाति जनगणना करके दिखा देंगे। एक क्रांतिकारी ऐतिहासिक निर्णय है। जैसे सफेद क्रांति हुई थी, हरी क्रांति हुई थी, देश बदल गया, वैसे ही जाति जनगणना के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, देश बदल जाएगा। आप सब आए, इसके लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी
राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी